हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमराज जिगर बीएड द्वितीय वर्ष स्वयं की अवधारणा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती है, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण का सही अर्थ अगर देखा जाए तो उसे कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को अगर कुछ बात बता रहा है और उस बात को वो सुन रहे हैं और उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक शुद्ध संप्रेषण माना जाएगा। और जब तक संप्रेषण अगर सही तरह से नहीं होगा तब तक सामने वाला उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही उनकी जो ज्ञानेंद्रिय होती है वो सही होनी चाहिए। एक अपने बोलने का, जो कहने का, बात करने का, वार्तालाप करने का, संवाद करने का जो एक तरीका होता है वो सही होना चाहिए। तो हमने संप्रेषण में अर्थ पढ़ा, संप्रेषण की परिभाषाएं पढ़ी, संप्रेषण की अवधारणा के बारे में हमने अध्ययन किया विस्तारित रूप से पिछले वीडियो में। बहुत से बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे बोले ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके YouTube चैनल पर जाकर कमेंट्स बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखे, क्योंकि ये ऑनलाइन उपस्थिति आपके महत्वपूर्ण है। आज हम संप्रेषण की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। आज दिनांक हो गई है 6/10/21 कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष या सेकंड ईयर। और विषय है श्याम के अवधारणा। टॉपिक अपना रहेगा संप्रेषण की प्रकृति। संप्रेषण की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको। सबसे पहला है संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण हमेशा गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पे गत्यात्मक एक वर्ड ये आता है गत्यात्मक, जिसको हम गामा भी बोलते हैं, ठीक है, या मोटर भी बोलते हैं। एक इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है मानसिक। इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, मानसिक। अब कुछ बच्चे होते हैं जो मन से अध्ययन करते हैं या मन से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मन से समझने की कोशिश करते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं बुद्धि भी बोल सकते हैं मन। और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, हम इसको कर्मेंद्रिय में लेंगे। जैसे हम कुछ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से लेते हैं और कुछ करके, अब करके सीखना वो गत्यात्मक आता है। जैसे मुझे साइकिल चलाना है या मुझे खाना बनाना है, तो खाना अगर मैं उसकी विधि अगर पढ़ रहा हूँ तब तो उसको बोलते हैं मान से बोलते हैं या ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको किचन में जाके खाना बनाकर सीख रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके सीख रहा हूँ, करके सीख रहा हूँ, तो वो आएगा गत्यात्मक। तो संप्रेषण भी एक क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया। वो कैसे, क्योंकि संप्रेषण एक व्यक्ति बोलकर, काम बोलने की प्रक्रिया करके दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाता है। वही एक व्यक्ति अपनी बात को किसी तीसरे आदमी के पास पहुंचाता है, चौथे आदमी के पास पहुंचाता है। इस तरह से गत्यात्मक यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी हम कार्य करके अपनी बात को दूसरे तक
जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनता है तो वो भी गत्यात्मक है, बिना सुने वो भी कार्य को नहीं कर सकता। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा है संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा प्रश्न होना आवश्यक होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, होना आवश्यक है। अब यहाँ पर संप्रेषण की बात आ रही है, मैंने संप्रेषण की प्रकृति की बात की जा रही है। तो संप्रेषण की प्रकृति का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें होती है जो संप्रेषण में होना आवश्यक है, यानी मस्ट है, तभी उसको हम संप्रेषण की प्रकृति कह सकते हैं, यानी वो चीज कंपल्सरी हो गई होगा। इन चीजों में जैसे अब संप्रेषण का मतलब ये अगर ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या, दो जनों के बीच में बात तो होगी, क्योंकि उसी का हम संप्रेषण कहते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में अंतःक्रिया तो अवश्य होगी। अब अंतःक्रिया होने के बाद जब दोनों व्यक्ति के बाद एक दूसरे बात पूरी होती है या दोनों एक दूसरे के जवाब देते हैं, दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पृष्ठपोषण। उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक। मैंने अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछा और उसने मेरे को जवाब दिया तो ये पृष्ठपोषण हो गया, और उसने मेरे को जवाब बताया कि रिप्लाई दिया, वो क्या हो गया? पृष्ठपोषण हो गया। तीसरा है संप्रेषण सर्वव्यापक। तीसरा क्या है? संप्रेषण सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक है, ये सभी जगह होता है। आपने ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी या कोई भी स्थान नहीं होगा जहां पे दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण नहीं होता। यानी संप्रेषण ये एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र माना जाता है। बिना संप्रेषण के शिक्षण कार्य असंभव है। अब जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है तो टीचर संप्रेषण के माध्यम ही पढ़ाता है, वो एक संप्रेषण के माध्यम से ही पढ़ाता है। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप चाहे मेरे क्लास में नहीं बैठो, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंच रही है, वीडियो के माध्यम से पहुंच रही है, तो ये संप्रेषण है। और मेरी बात को हजारों लोग सुन रहे होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? संप्रेषण सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह होता है। चौथा है कि संप्रेषण द्विपक्षीय होता है। संप्रेषण द्विपक्षीय क्या है? द्विपक्षीय यानी दो पक्ष है। इसमें दो पक्ष कौन सा? एक तो होता है संप्रेषण करने वाला, संप्रेषण यानी संदेश देने वाला, दूसरा है संदेश प्राप्त करने वाला, यानी एक तो होता है व्यक्ति जो संदेश को देता है, यानी संदेश को बोलता है, संदेश को भिजवाता है, संदेश को प्रेषित करता है, और दूसरा होता है जो संदेश को सुनता है, पढ़ता है, संदेश को प्राप्त करता है। तो ये दो संप्रेषण में हमेशा दो पक्ष तो होंगे अवश्य होंगे, तभी वो संप्रेषण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रणाली। मनोवैज्ञानिक होता है कि यह भी एक सिस्टम बना हुआ है, जिस कार्य का सिस्टम हो, एक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होती है, तो वो हमेशा चीज किसका आती है? मनोवैज्ञानिक। क्योंकि मनोवैज्ञानिक यही सिखाता है
कि कोई भी कार्य हमेशा एक योजना के माध्यम से होता है और योजना के माध्यम से किया गया कार्य हमेशा उसमें सफलता प्राप्त होती है, उद्देश्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो जो संप्रेषण होता है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से होता है और सामाजिक प्रणाली से क्या है कि ये हम समाज के अंदर करते हैं। परिवार भी एक समाज के अंदर आता है, हम परिवार के अंदर बात करते हैं तो वो भी एक समाज का ही हिस्सा है। अब छठा है कि संप्रेषण के लिए संप्रेषित तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि का प्राप्तता के सार्थक होना आवश्यक है। अब छठा है कि संप्रेषण में आप किसको तथ्यों को प्रेषित करते हो, ठीक है, विचारों को भेजते हो और सूचनाओं को आप भेजते हो। सूचनाएं, विचार, तथ्य। संप्रेषण में तथ्य, विचार और सूचनाएं सार्थक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सार्थक। सार्थक होनी चाहिए मतलब अब तथ्य जिसको आप प्रेषित कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति को आप प्रेषित कर रहे हो, तो तथ्य भेज रहे हो, विचार भेज रहे हो या सूचनाएं भेज रहे हो, तो वो उसके लिए सार्थक होनी चाहिए, तभी उस चीज का जवाब देता है, रिप्लाई करता है, तभी वो संप्रेषण की श्रेणी में गिना जाएगा, अन्यथा वो संप्रेषण नहीं कहला जाएगा। अगर कोई चीज सार्थक नहीं है तो वो नहीं कहला जाएगा। अब सातवां है कि संप्रेषण में विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। ये दूसरी बात है, ये मैंने बताई दिए कि संप्रेषण में तथ्य, विचार और सूचनाएं सार्थक होनी चाहिए, यानी हम संप्रेषण में सूचनाएं और भावना और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आठवां है संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य अवश्य होती है। अब संप्रेषण क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैंने बताया है कि एक व्यक्ति कभी संप्रेषण नहीं कर सकता, अपने आप से व्यक्ति नहीं बात कर सकता है, उसके लिए दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि हम बात किसको बताएंगे, हमारी बात किसको बना के प्रेषित करेंगे। तो संप्रेषण में दो व्यक्ति का होना जरूरी है। संप्रेषण में शिष्टता और नम्रता का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण में शिष्टता और नम्रता का भी प्रयोग किया जाता है, तभी संप्रेषण कहा जाता है। तो ये थी संप्रेषण की प्रकृति। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक धन्यवाद। और मैं एक बार पुनः मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि कहीं बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे, कृपा करके YouTube चैनल पर जाकर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।